तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टेटमेंट और कंक्लूजन की वेलकम यू गाइस इन इलिस्ट्रस एकेडमी। और मैंने पहले ही भी बताया था कि हम एनटीपीसी 2016 से लेके 19 एएलपी में आए हुए आरआरबी ग्रुप डी में जितना भी पैटर्न का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है वो सभी लॉजिकल रीजनिंग के मैं पर्टिकुलरली जितने भी प्रीवियस ईयर पढ़ाए गए हैं सभी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चैप्टर शायद क्लियर कर रखे होंगे, है ना। तो आप ट्राई कीजिए इनमें से कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे ट्राई कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है इन चीज़ों को यहाँ से बेसिक से करने का, है ना। आई नो कि काफ़ी लोग आप में से जितना भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो इसीलिए देख रहे हैं या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो किस तरीके के पैटर्न है लॉजिकल रीजनिंग के उसी के लिए। और देखिए ट्राई कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से कर पा रहे हैं, है ना। तो जस्ट जितने भी आपके सही होते हैं उसमें आप मुझे कमेंट करके लिखिए नीचे से। और ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है लाइक के लिए, आपको इच्छा हो ना हो ये आपकी आपकी इच्छा है। आपको ना पसंद आए मेरी तरफ से कभी भी मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, इट्स नॉट नेसेसरी। और आप बस चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बस देखिए, इतना सही, इतना ही बहुत है ना। और वैसे भी दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस को बनाता हूँ। मैं किसी से भी लाइक्स और शेयर की जो है डिमांड नहीं करता, कभी भी नहीं। तो बस आप सीखने की चाह रखिए। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा है, नहीं भी मिलता तो कोई नहीं, है ना। क्योंकि हो सकता है मे बी आप बेहतर लॉजिकल रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आप बेसिक्स आपके लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए, आपको सोशली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आप अच्छे खासे मतलब आपकी आईक्यू पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, तार्किक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कथन कह रहा है कि अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे स्टेटमेंट में ध्यान देंगे अपन कि जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपने खराब प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिलता है। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से बैक कर लेता हूँ, है ना। तो ठीक है, स्टेटमेंट से पता लग रहा है। देखो सबसे पहली बात, इसको करने का जो मतलब बेसिक तरीका है, एक ही टाइप का तरीका जिससे सारे क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं, है ना। वो ये है कि आप अपने स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो और जितना तरीके से आप सोच सकते हो उतने सोचने की कोशिश करो। और जहां आपको लग रहा है कि भैया स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपका फर्स्ट कॉल हमेशा सही होता है। ठीक है, जैसे चलो हम पढ़ के देखते हैं। कह रहा है अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला है। ठीक है, उसने जैसा प्रदर्शन किया होगा भैया उसके अकॉर्डिंग उसको खराब मूल्यांकन मिला है। तो आपका जो पहला निष्कर्ष है, कह रहा है कि राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। तो देखो बढ़िया अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए, अगर हम इस चीज़ को समझने की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन उसने नहीं किया, है ना। मतलब जो मापदंड थे कार्यालय में, ऑफिस के मापदंड थे, जिन मापदंडों पर ऑफिस के अकॉर्डिंग टू ऑफिस, है ना, जो चीज़ होनी चाहिए थी कि आप अगर कोई भी ऑफिसर हो और आपने अपने नीचे सबॉर्डिनेट को आपने कोई टारगेट दिया है और वो राजेश नाम का कोई सबॉर्डिनेट है आपका, उसने कोई टारगेट दिया और वो अगर पूरा ना करे तो वो आपके मापदंडों के अकॉर्डिंग क्या होगा, है ना, आप तो उसको बिल्कुल ख़राब मूल्यांकन करोगे ना, साधारण सी बात है। ठीक बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। देखो राजेश क्या, अगर आप राजेश की तरफ से सोचोगे तो हो सकता है राजेश ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया हो, है ना, या हो भी सकता है कि भैया राजेश ने जो है क्या नाम बोलते हैं, अपना पिछले से बेस्ट किया हो, लेकिन उसका पिछले से बेस्ट अकॉर्डिंग टू हिम बढ़िया हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू वो अच्छा होता है नहीं होता ये हम नहीं कह सकते। और मतलब अकॉर्डिंग टू यू वो सही नहीं है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू हिम ये चीज़ अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष एक कह रहा है कि राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, किसके अकॉर्डिंग है,
राजेश के अकॉर्डिंग है कि राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि भैया राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया तो, है ना, ये क्या हो जाएगी, ये बात अकॉर्डिंग टू यू तो बिल्कुल सही होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू राजेश क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। अगर मूल्यांकन तो बिल्कुल ठीक से ही किया गया है, कोई भी मूल्यांकन जैसी चीज़ खराब नहीं की जाती है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, तो हम ये नहीं कह सकते भैया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो एक निष्कर्ष करता है नहीं दो। याद रखना कि मूल्यांकन जैसी चीज़ भैया कभी भी ठीक से नहीं किया गया, कैसी, देखो कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ठीक से नहीं किया गया, हम ये बात को कैसे जज कर सकते हैं, ठीक से क्या पता ठीक से किया गया हो या क्या पता नहीं किया गया हो, हम ये बात को कैसे जानते हैं, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते ना 100%। और राजेश के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे यार उसने बढ़िया किया नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग देखो ना, राजेश ने बढ़िया किया नहीं किया, अब आप किसके तरफ से सोच रहे हो ये इंपॉर्टेंट है इस निष्कर्ष में, पहले वाले निष्कर्ष में। काफ़ी लोग इसको सही करेंगे, काफ़ी लोग इसको गलत करेंगे, है ना। तो जो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आप किसके अकॉर्डिंग इस बात को सोच रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। अब पहले तो इस बात का मतलब समझ लेते हैं भैया। ठीक है, देखो एक चीज़ समझने वाली बात है, एक अर्थशास्त्री है, एक इकोनॉमिस्ट है जो कि अच्छी खासी नॉलेज रखता है, किसकी, अर्थशास्त्र की अच्छी खासी नॉलेज रखता है, वो अनिश्चितता के साथ, मतलब वो निश्चित नहीं है उस बात को कहने के लिए, है ना, या करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए वो निश्चित नहीं है, 100% श्योर नहीं है। ठीक है, कहा कि वो केंद्रीय बजट का क्या करता है, स्वागत करता है। अब अनिश्चितता का क्या मतलब है भैया, देखो केंद्रीय बजट का स्वागत करने का मतलब होता है कि भैया बजट आपका पेश हुआ, वो सरकार ने बजट आपका पेश किया, और अब भारत के जैसे अर्थशास्त्री हैं, कई बड़े अर्थशास्त्री होते हैं जो कि आपके न्यूज़ चैनल्स में भी बैठते हैं, है ना। तो स्वागत करने का मतलब है कि भैया कोई जब नई चीज़ आती है तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, है ना। स्वागत करने से यहाँ पे मतलब है आपने उसके अभी पैरामीटर नहीं जांचे हैं, और ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ इतने दावे के साथ, क्योंकि वो अभी अनिश्चित है, अभी वो निश्चित रूप से उसका स्वागत नहीं कर रहा है, अनिश्चित रूप से स्वागत कर रहा है, अनिश्चितता के साथ स्वागत कर रहा है कि नहीं। मतलब वो अभी बजट को पूरा एनालाइज नहीं कर पाया है। ठीक है, वह जानना चाहता है कि क्या जो सरकार ने ये अनुमान लगाए हैं कि, या जो भी ये सरकार ने बजट को लेके ये अनुमान लगाए हैं, या जो भी अनुमान लगाए गए हैं वो विश्वसनीय आंकड़ों पर, यानी कि जो डेटा लिया गया है बजट के लिए वो विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, तो ये दो कथन जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि भैया जो हमारा अर्थशास्त्री है वो स्वागत तो कर रहा है हमारे बजट का, लेकिन अभी भी वो डाउट वाली कंडीशन में है। अब यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय निकलेगा, उस निष्कर्ष को हम देखते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, बात है यहाँ पर उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है। ये तो बहुत ही अजीब सा निष्कर्ष है भाई, एकदम बकवास सा, कि उसने अपनी बात को बोलते हुए क्रॉस किया हुआ है नहीं किया हुआ, हम थोड़े ना जानते हैं, हम श्योर थोड़े ना इस बात के लिए। क्या आप अपने निष्कर्ष को देने के लिए हम देख नहीं रहे हैं उसको, जब तक हम किसी भी चीज़ को लाइव ना देखे, करते हुए ना देखे, तो हम नहीं बता सकते। सिचुएशन यहाँ पर है कि क्या उसने उंगलियों को क्रॉस किया है कि नहीं किया अपने विचार देते हुए, है ना। तो हम नहीं जानते वो फिजिकली क्या एक्टिविटी कर रहा है उस वक्त, है कि नहीं। तो हम निष्कर्ष देने के लिए 100% श्योर नहीं हो सकते। तो पहला वाला हो जाएगा आपका गलत यहाँ पर। और दूसरा वाला, वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है ना। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि वो जो मतलब जो भी अनुमान लगे हुए हैं, यहाँ पर खुद कह रहा है कि वो खुद ही इच्छुक है कि जो अनुमान है वो विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अनुमान जो भी लगाया भैया सटीक कब होंगे, सटीक होंगे जब वो आंकड़े विश्वसनीय होंगे, और उसको विश्वसनीयता का अभी वो खुद ही जानना चाहता है कि ये आंकड़े विश्वसनीय है कि नहीं है। सटीक तो तब होंगे जब वो विश्वसनीय होंगे, है ना। और अगर विश्वसनीय नहीं हुए तब ये आंकड़े सटीक नहीं होंगे ना, साधारण सी बात है। तो हम इस बात में हम डेफिनेटली श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते इस बात को कि वह अपने मतलब कहने का मतलब है
अगर उसके उसके पास सही आंकड़े होते तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होता, वो ये थोड़े ना बोलता कि क्या नाम बोलते हैं, उसको डाउट थोड़े ना होता। इसका मतलब वो डाउट की स्थिति में है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कथन में एक ऐसी स्थिति है कि अर्थशास्त्री एक्सेप्ट तो कर रहा है, कही हुई बात को, कही हुए बजट को एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन वो डाउट की स्थिति में है। तो दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो भी तो कुछ ऐसा ही बता रहा है कि वो सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है, आश्वस्त नहीं है, मतलब 100% श्योर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला गलत, दूसरा क्या हो जाएगा सही। अरे श्योर नहीं है, यही तो निष्कर्ष निकाले थे हमने खुद ही जब हमने पढ़ा था इस बात को, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदालत के नए नियम तब तक के लिए प्रतिबंध लगा अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश पारित किया है जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती है। मतलब जो भी आपकी नगर पालिका है या नगर निगम है, जो भी है ना, शहर के अकॉर्डिंग, शहर की साइज के अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम ने एक कोर्ट का एक फैसला है। अब दैट डजंट मेक एनी सेंस यहाँ पर कि ये कौन सा कोर्ट है ना। तो ये कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि भैया आप निर्माण को, नया निर्माण शहर के अंदर नया निर्माण बिल्कुल मत कीजिए। कब तक मत कीजिए? जब तक पूरे शहर के सिस्टम के लिए, पूरे शहर के लिए या फिर एक प्रॉपर एक चेन ना बन जाए कूड़ा यहाँ से सफाई होने की। आप देखो, मतलब जो भी कूड़ा है उसको डंप करने की कोई एक प्रॉपर सिस्टम ना बन जाए, तब तक आप नए निर्माण को रोक दीजिए। ठीक है, तो ये बात कही गई है पहले कथन से। और दूसरे कथन में जो कह रहा है वो कह रहा है कि विशेषज्ञों ने इसका स्वागत किया, यानी कि जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं या जो भी कह लो, है ना, तो ये लोगों ने इसका क्या किया, इस फैसले का स्वागत किया है, भरपूर स्वागत किया है ना। तो क्या कारण था भरपूर स्वागत करने का? यही अब हम इससे अपने निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब हम निष्कर्ष निकालेंगे दोनों कथनों को सुनने के बाद। हम यहाँ पर से निष्कर्ष निकालेंगे कि इन दोनों कथनों के बाद हम जो यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे अब वो ये है कि पहला, निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र, अब देखो अगर एक चीज़ देखी जाए तो एकमात्र कारण, एकमात्र, कभी भी कोई भी चीज़ एकमात्र तो नहीं हो सकती। कारण तो भैया हो सकता है कि भैया देखो फैक्टर तो कितने सारे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं इस क्वेश्चन को स्लॉगिज्म की मदद से बनाऊं या ट्राई करूं तो आप एक बार देखिएगा। ठीक है, देखो ये है आपके शहर का जैसे कचरा, ठीक है, तो इसके तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। घर का क्या नाम बोलते हैं, कूड़ा हो गया, है ना, कोई निर्माण का कूड़ा जो बचता है, अवशेष बच जाता है मकान निर्माण के सामग्री में, वो हो गया, है ना। और कोई भी दुकानों का, शहर के अन्य निकाय, है ना, अन्य जो भी निकाय हैं उनका कचरा। तो क्या एक ही कारण थोड़ा ना है? कूड़ा होने का एक कारण जरूर नवनिर्माण कार्य हो सकता है, परंतु केवल वही, एकमात्र वही। यह तो लग रहा है कि ये जो निष्कर्ष है भैया ये चरम सीमा तक पहुंच गया कि नहीं जी यही है ना। हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि भैया यही है कारण, इसके अलावा कोई कारण नहीं है ना। यही है, नया निर्माण नहीं होना चाहिए, आप शहर साफ हो जाएगा। और उसके बाद अपने घर का कूड़ा बाहर लाके फेंक दिया तो कैसे रहेगा शहर साफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर केवल एकमात्र कारण कभी भी किसी चीज़ का नहीं होता। तो जहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द केस 99% केस में जहाँ पर आप एकमात्र देखें तो इस स्थिति में निष्कर्ष चरम सीमा पर होता है और वो गलत हो जाता है ना। तो अगला जो है हमारा, विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। देखो जिस तरीके से विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है, तो उससे तो पता चलता है कि भैया नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन, है ना, का ध्यान नहीं दे रही है। अब भले ही वो नए निर्माण वाले कचरा हो या भले ही घर का कचरा हो, हालांकि एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं नगर निकाय अपने काम में क्या कर रही है, कमी रख रही है। इसी वजह से विशेषज्ञ जो हैं इस फैसले से, कोर्ट के इस फैसले से बहुत प्रसन्न है। साधारण सी बात है। तो दूसरा कथन जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। और एकमात्र कारण वाला हमारा जो पहला कथन है वो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला गलत और दूसरा, तो पहला गलत और दूसरा
सही हो जाएगा हमारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कह रहा है कि धन जो है भाग्य धनी बंदों के अनुकूल होता है। अच्छा, मतलब जो किस्मत है वो धनी बंदों के अनुकूल होता है, और ये आपका कथन है, तो आप इस बात से तो मुकर नहीं सकते भैया। कथन आपने सुन लिया अच्छे से कि कथन जो है, कथन कह रहा है कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है। जितने भी धनी लोग हैं वो ऑटोमेटिक पैसा देके वो किस्मत को भी पलट देते हैं अपनी ओर। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हो गया धनी के अनुकूल होता है। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं, कह रहा अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। तो देखो, जैसे वो कह रहा है कि जिनके पास धन है उनके अनुकूल होता है भाग्य, तो भैया अब जो अमीर है मतलब धन है तो भाग्यशाली होते हैं, है ना। तो भाग्यशाली, अब जिनका भाग्य भाग दे रहा है, जिनका भाग्य साथ दे रहा है, तो वो भाग्यशाली हुए फिर, भले ही वो, क्योंकि जैसा कथन कह रहा है कि धनी लोगों का जो भाग्य उनके अनुकूल होता है, उनके फेवर में होता है, तो वो लोग इसका मतलब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली किसे किसे कहते हैं आपके अकॉर्डिंग, किसे कहते हैं भाग्यशाली? जिसके, है ना, जिसके जो है क्या करे, भाग्य साथ दे। और अमीर लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि कथन ही कह रहा है कि भैया भाग्य धनी के अनुकूल है, तो निष्कर्ष तो निकलता है ये। दूसरा, गरीब कभी भी भाग्यशाली नहीं हो सकते। पहली बात, भाग्य धनी के अनुकूल होता है। देखो, अब इस बात को हम एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाग्य धनी के अनुकूल है, जो भाग्य है वो धनी के अनुकूल है। ये रहे भाग्य वाले, ये भाग्य रहा, है ना। जो है केवल धनी नहीं लगाया है, धनी के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? जो धनी बंदा है उसके अनुकूल है। जितने भी धनी बंदे हैं वो क्या है, भाग्यशाली हैं। यही तो हुआ इसका मतलब कि जितने भी धनी हैं, मतलब जितने भी यहाँ धनी हैं वो सब क्या है, ऑल धनी आर भाग्यशाली। अब भाग्य तो, भाग्य का तो जो सर्कल है वो बड़ा है, इसका मतलब, है ना। अब बड़ा भाग्य का सर्कल है तो भैया इसके बाहर के जो लोग हैं वो तो धनी नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि भैया गरीब आदमी, यहाँ पर गरीब आदमी कहाँ पर है, यहाँ पर है या इसके बाहर है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब आदमी का इस नीले वाले सर्कल को जिससे मैं दिखा रहा हूँ, ये भाग्य वाले सर्कल के साथ, है ना, गरीब आदमी के बारे में नहीं बताया गया। गरीब आदमी को मैं काले सर्कल से बता रहा हूँ कि जहाँ पर काला वाला इस भाग धनी वाले, मतलब जो भाग्यशील वाले गोले के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो भैया यहाँ पर गरीबों का कोई भी नहीं बताया गया कि भाग्य साथ देता है नहीं देता, तो इसी संबंध जो है हमें पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हमारा निष्कर्ष नहीं आ पाएगा और ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ओनली फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पहली बात, कभी भी जैसे शब्द आपको चरम सीमा पर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे शब्द भी जो है जहाँ पर आते हैं 99% चांसेस होते हैं ये गलत हो जाती हैं चीज़ें। केवल शब्द, धनी शब्द, बहुत मतलब केवल शब्द, बहुत शब्द, सभी, है ना, तो ये सारे शब्द क्या हैं, आपको चरम सीमा पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका निष्कर्ष गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कथन कहता है हमसे भैया कि 60 छात्रों में से 15 का स्कूली प्रश्नोत्तरी परीक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। तो एक विद्यालय में 60 बच्चे थे, 15 का कोई कंपटीशन था स्कूल की प्रश्नोत्तरी, जिसमें मान लो जीके क्विज जैसा, है ना, प्रश्नोत्तरी परीक्षा का प्रतिनिधित्व, यानी कि ऐसा कहा गया कि भैया ये हमारे 60 बच्चे हैं स्कूल के, यहाँ से अब आप टीचर हैं अपनी स्कूल अपनी क्लास के, और आपकी क्लास में मान लो कि 60 बच्चे थे, आपने 15 का चयन कर लिया। तो निष्कर्ष कह रहा है कि स्कूल में केवल 15 ही बुद्धिमान है। अब आपने 15 छाटे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि 15 ही बुद्धिमान है। हो सकता है आपने जो 15 छाटे हों वो सबसे बेहतर हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं है जो बाकी 45 नहीं छटे वो बुद्धिमान नहीं है ना। या यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 60 छात्रों में से केवल बुद्धिमान छात्रों का प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया था, है ना, केवल 15 बुद्धिमान छात्रों का। तो इससे अगर ऐसा कहा गया होता तब पहला वाला कथन क्या होता, सही होता कि स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान है। तो ये कहना बाकी 45 वालों के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, 15 का चयन हुआ है।
अब भैया मेरे मान लो भाई मेरी कोई क्लास है, मेरी क्लास में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलने वाले 40 लोग हैं या 30 लोग हैं, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, या इंडिया में ही है ना। तो इंडिया में ही है, 15 लोग खेलते हैं, एक टीम में स्क्वाड में रहते हैं और 11 लोग जो है मैच खेलते हैं। क्या तो हम यहाँ पर ये कहते हैं क्या कि यार जो है भारत में केवल यही 11 बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, अगले दिन वो 11 फिर चेंज हो जाते हैं, है ना। तो अन्य बंदे भी बुद्धिमान हैं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फिलहाल इन 15 को चुना गया है ना। तो हम अन्य लोगों के बारे में नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि केवल, और मैंने पहले भी बताया था केवल जैसे शब्द हमें चरम सीमा पर ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल लग गया। भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की एक अधिकतम संख्या दी गई थी। अब अगर नहीं दी जाती तो वो तो 60 भी ले जा सकता था। जैसे मान लो आप 5 स्कूलों के बीच में कंपटीशन करा रहे हो कि भैया आप अपने 15-15 या फिर आप अपनी एक क्रिकेट टीम लाओ, 5 क्रिकेट टीम होनी चाहिए। तो उस स्थिति में भैया सामने वाले हर स्कूल के लोग 11 ही खिलाड़ी तो खिलाएंगे। नियम तो सब जानते हैं ना कि 11 ही खिलाड़ी चयन खेलते हैं क्रिकेट। तो साधारण सी बात है, या फुटबॉल का कोई मैच हो तो 11 ही प्लेयर तो आएंगे, स्क्वाड 15 का आएगा। स्क्वाड 15 ही तो आप छाटोगे, भले ही कितने ही उच्च दर्जे के खिलाड़ी हों आपके पास, आप तो अपने 15 उच्च सर्वोच्च प्लेयर छाटोगे ना, है कि नहीं। बाकी भी हो सकते हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हों, बहुत अच्छे, है ना, प्लेयर हों, लेकिन आप तो 15 ही लोगे ना। तो इसका मतलब आपके पास एक निश्चित संख्या आपको दी गई है कि भैया आपको अगर यहाँ पर शामिल होना है, इसमें भाग लेना है, तो आपके पास स्कूल में आपके स्कूल से प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों की एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने विद्यार्थियों को भेजोगे, सीधी सी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला गलत और दूसरा सही, ठीक है। तो आप अपने स्कोर लिखते रहिए नीचे, मतलब जब आप ये पूरा टेस्ट खत्म हो जाए तो आप उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट लिखते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है ना, दाल की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो दाल की कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, लोग दाल नहीं खरीद सकते। देखो, खरीद नहीं सकते, नहीं खरीद सकते, है ना। बढ़ने का जस्ट ये मतलब तो नहीं है कि भैया हम खरीद ही नहीं सकते। अब नमक कल के दिन 100 रुपये किलो हो गया तो आप खरीदोगे नहीं क्या। नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं। देखो, खरीदने की वृद्धि होने का ये मतलब तो नहीं है कि भैया लोग खरीदना छोड़ देंगे, है ना। तो हम श्योर नहीं है कि भैया लोग खरीद ही नहीं सकते। बड़ी है, अब कितना बड़ी है, बहुत बड़ी है, क्या बड़ी है ना, कितना रुपया किलो हुआ है ये नहीं पता, फिर भी लोग दाल खरीद भी सकते हैं और नहीं भी। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लोग दाल खरीद नहीं सकते, या खरीद सकते हैं अभी भी, क्या पता बहुत महंगी हो जाए या जो भी है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खरीद सकते कहना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। और दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, दाल एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। अरे दुर्लभ का मतलब क्या होता है, दुर्लभ का मतलब होता है जो चीज़ ने बनना ही बंद कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, है ना। खकार मतलब बिल्कुल उसको सुगमता से प्राणा बिल्कुल क्या हो गया है, मतलब मतलब इक्का दुक्का रह गई है अब जो चीज़, है ना। ऐसा भी नहीं है कि दुर्लभ वस्तु बन गई है, तो फिर रेट नहीं बढ़ते, वो बिकना ही बंद हो जाती। रेट बढ़े हैं इसका मतलब है कि थोड़ा महंगी हुई है या थोड़ा ज़्यादा महंगी हुई है। दुर्लभ का मतलब होता है कि अब वो प्राप्त नहीं हो सकती, है ना, दिखती नहीं है ना। एक रेट बढ़ना एक अलग चीज़ है, और दुर्लभ हो जाना मतलब गायब हो गई है ना। जैसे कि अभी जो है हमारी जो बिल्कुल दुर्लभ प्रजातियां हैं जैसे जानवरों की, है ना, वो, है ना, अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग कि यार ये चीज़ें अब दिखना बिल्कुल बंद हो गई हैं, बहुत ही कम सीमा में रह गई हैं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में रह गई है चीज़ें, है ना। तो दाल है, दाल भैया अगले साल फिर आ जाएगी, तो दुर्लभ कहाँ से है, उसका तो पैदावार दोबारा हो जाएगी अगले साल, है ना। दाल एक दुर्लभ वस्तु बन गई है कहना इज़ नॉट गुड आइडिया। तो ये दूसरा वाला मेरा क्या हो जाता है यहाँ पर, मेरा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। तो कह रहा है ना, तो मतलब धर्म से आप क्या सीखते हो, लाइफ को जीने के, है ना, सिद्धांत, थ्योरी आपको मिलती है, ठीक है। तो धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, बिल्कुल जीवन जीने का एक तरीका है, ये कहना बिल्कुल उचित होगा, है ना। धर्म जीवन जीने का एक क्या है, तरीका है, और ये स्टैंडर्ड है, ये जो निष्कर्ष निकाला गया है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना, निष्कर्ष है कि धर्म एक जीवन जीने का क्या है,
तरीका है। धर्म एक शिक्षक है। देखो, धर्म एक शिक्षक है, तो ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। धर्म एक थ्योरी है, एक सिद्धांत सिखा जीवन का एक लाइफ, मतलब लाइफ का एक क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत हमें धर्म सिखाता है, लाइफ को जीने का सिद्धांत सिखाता है। तो शिक्षक कहना इज नॉट गुड आइडिया, है ना। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो एक रास्ता है ना। धर्म एक क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। ये एक रास्ता है, धर्म एक राह है, एक पाथ है धर्म, जिस पर चलकर हम लोग, है ना, जिस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है नहीं है। तो एक पाथ है। जबकि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक एक गाइड होता है जो आपको क्या करता है, आपको उस मार्ग में लेके जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो धर्म को शिक्षक कहना इज नॉट नॉट राइट। और जो है धर्म जीवन जीने का एक बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल सही है ये बात। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक भ्रम तनाव का कारण बनता है और मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से लग रहा है तो स्लॉगिज्म जैसा लग रहा है कुछ, है ना। तो यहाँ पर से स्लॉग कैसे बन सकता है, देखो, मानसिक भ्रम, तो मैं भ्रम को बी लिख देता हूँ। ऑल मानसिक भ्रम इस तनाव टी, और ऑल तनाव चिंता, है ना। ये जो है चिंता का सर्कल बनाएगा, किसका, सी एच। तो यहाँ पे ये बन रहे हैं कि ऑल भ्रम आर तनाव और ऑल तनाव आर चिंता, है ना। तो अब चिंता एक बीमारी है। अब देखो, चिंता और बीमारी का कोई संबंध तो दिया ही नहीं है, बीमारी का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया हुआ, तो भैया हम नहीं कह सकते बीमारी है। भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो भ्रम आपको तनाव की ओर ले जाता है और तनाव आपको चिंता की ओर ले जाता है। मतलब ऑल भ्रम आर तनाव, ऑल तनाव आर चिंता, इट मीन दैट ऑल भ्रम आर चिंता। यही तो हुआ। तो इसका मतलब बी वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहला गलत और दूसरा बिल्कुल सही, है ना। तो अगला हम देखेंगे, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट का महानतम बल्लेबाज था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज, भारत क्रिकेट में सचिन के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। देखो, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं कह सकते। तो ये कथन क्या हो जाएगा, यहीं पर ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं, है ना, तो ये निष्कर्ष तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है। देखो, दुनिया के महानतम है नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि भारत एक देश है, जबकि पूरी दुनिया में अन्य क्रिकेटर भी हैं। हम नहीं जानते कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। तो भैया ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो दोनों ही कथन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। मतलब जो बीमारियां हैं उन लोगों को थोड़ी क्या रहती हैं, कम होती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष जो आ रहा है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, है ना, सामान्य व्यायाम करना आवश्यक है। वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई ना कोई व्यायाम नहीं है, वे जीवन शैली से ग्रसित जीवन शैली की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर हम कथन को निकालें, पूरा कथन अच्छे से पढ़ें, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो लोग, मतलब एक सर्वेक्षण हुआ है, एक सर्वे हुआ कि भैया जो लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं, तो वो लोग बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। जो लोग आधे घंटे के लिए भी व्यायाम करते हैं तो क्या होंगे। तो एक सर्वे की रिपोर्ट है भैया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकालोगे, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आम आदमी क्या निष्कर्ष निकालेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष ये हुआ कि आम आदमी एक तरीके से देखा जाए तो ये तो रिपोर्ट है ना, सर्वेक्षण की तो रिपोर्ट ही आती है। तो इसका मतलब हुआ कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या है, सामान्य व्यायाम आवश्यक है। बिल्कुल सही। अब रिपोर्ट पढ़ने के बाद भैया सामान्य आदमी तो कहेगा ही, है ना, कि अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो भैया आपको कम से कम आधे घंटे व्यायाम कर लो, आप थोड़ा अच्छा स्वस्थ जीवन जियोगे। वरना नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीमार रहोगे क्या दिक्कत है ना। मतलब बीमार रहोगे या फिर जल्दी आपको क्या कर सकती है, खान पान में खराबियाँ और एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि रिपोर्ट ये कहती है भैया कि हाँ, व्यायाम करना तो बिल्कुल आवश्यक है भैया, कहीं ना कहीं, क्योंकि रिपोर्ट ने अगर कहा है तो भैया फिर वो निष्कर्ष में आ सकता है और वो आवश्यक भी हो जाएगा, ठीक है।
वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है वे बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो ये कहना सभी लोग कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। सभी लोग कहना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।